मन की जंजीरें, ओसीडी से आजादी का रास्ता। सिद्धेश चिंदरकर। परिचय। क्या ये सिर्फ एक सोच है? दरवाजा बंद है या नहीं? क्या मैंने गैस बंद कर दी? मेरे हाथ साफ है या नहीं? ये सवाल शायद आपके मन में भी कभी आए होंगे, है ना? लेकिन क्या होगा अगर ये सवाल आपके दिमाग से कभी जाए ही नहीं? क्या होगा अगर ये सवाल आपके हर काम, हर सोच और आपकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएं? क्या होगा अगर इनके जवाब जानने के लिए आप एक ही काम को बार बार करते रहें और फिर भी आपको शांति न मिले? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं जिसे ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ये किताब उसी स्थिति के बारे में है, लेकिन ये सिर्फ एक बीमारी के बारे में नहीं है। यह उन लाखों लोगों के बारे में है जो रोज इस लड़ाई को लड़ते हैं। यह उन परिवारों के बारे में है जो अपने प्रियजनों को इस मुश्किल से गुजरते हुए देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यह उन सभी लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि आशा की किरण कहाँ है और इस अंधेरे से बाहर कैसे निकला जाए। जब मैंने पहली बार ओसीडी के बारे में सुना था तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक अजीब आदत है। मुझे लगा कि यह कोई ऐसी समस्या है जिसे लोग अपनी इच्छा शक्ति से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस विषय को और गहराइयों से समझा, मुझे एहसास हुआ कि यह एक बहुत ही गंभीर मानसिक स्थिति है। ये सिर्फ साफ सफाई या चीजों को क्रम में रखने की आदत नहीं है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका दिमाग आपके ही खिलाफ काम करने लगता है। जुनूनी सोच ऑब्सेशंस एक ऐसी स्थिति है जहां आपके दिमाग में कुछ विचार बार बार आते हैं। ये विचार अक्सर डरावने, अजीब और परेशान करने वाले होते हैं। आप इन्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन ये आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जैसे एक माँ को बार बार यह विचार आता है कि वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि वह एक बहुत ही प्यार करने वाली माँ है। या किसी व्यक्ति को यह विचार आता है कि अगर उसने किसी विशेष तरीके से काम नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। ये विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये आपके मन में एक तूफान खड़ा कर देते हैं। और फिर आती हैं मजबूरियां, कंपल्शंस। ये वो काम है जो आप जुनूनी विचारों से राहत पाने के लिए करते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे हैं तो आप उन्हें बार बार धोते हैं। अगर आपको लगता है कि दरवाजा बंद नहीं है तो आप उसे बार बार जांचते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ बुरा होगा तो आप एक विशेष मंत्र का जाप करते हैं या कोई खास काम करते हैं। ये मजबूरियां आपको एक अस्थायी राहत देती हैं, लेकिन ये समस्या को जड़ से खत्म नहीं करती। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। इस किताब का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको ये समझाना है कि आप अकेले नहीं हैं और यह समस्या सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है। बहुत लंबे समय तक ओसीडी को एक मजाक समझा गया। लोग इसे सनक या पागलपन का नाम देते रहे, लेकिन यह एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है और इसका इलाज संभव है। ये बीमारी आपको कमजोर नहीं बनाती। असल में ओसीडी से लड़ना एक बहुत ही हिम्मत का काम है। इस किताब में हम ओसीडी के हर पहलू को समझेंगे। हम इसके कारणों को जानेंगे, इसके लक्षणों को पहचानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे इस पर काबू पाया जा सकता है। हम सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन लोगों की कहानियां भी सुनेंगे जिन्होंने इस लड़ाई को जीता है। उनकी कहानियां हमें यह विश्वास दिलाएंगी कि ओसीडी के साथ भी एक सामान्य और खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। ये किताब उन लोगों के लिए भी है जो ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हैं। अगर आपका कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या जीवन साथी इस मुश्किल से गुजर रहा है, तो ये किताब आपको ये समझने में मदद करेगी कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। आप जानेंगे कि क्या कहना सही है और क्या नहीं, और कैसे उनका समर्थन करना है। मेरा मानना है कि जागरूकता ही किसी भी समस्या का पहला कदम है। जब हम किसी चीज को समझते हैं तो हम उससे डरते नहीं हैं। जब हमें पता होता है कि समस्या की जड़ कहाँ है, तो हम उसे हल करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। ये किताब इसी जागरूकता को फैलाने की एक कोशिश है। यह आपको ओसीडी की दुनिया के बारे में बताएगी, इसके अंधेरे और उजाले,
दोनों पहलुओं से आपको परिचित कराएगी। यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हम ओसीडी को समझेंगे, उसके डर का सामना करेंगे और अंत में आशा की रोशनी को ढूंढ निकालेंगे। ये किताब एक दोस्त की तरह आपका हाथ पकड़कर आपको ये बताएगी कि आप अकेले नहीं हैं। आप में वो हिम्मत है कि आप अपनी जिंदगी को वापस अपने नियंत्रण में ले सकें। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस चुप्पी को तोड़ें और इस बात को स्वीकार करें कि ओसीडी एक वास्तविक समस्या है, जिसका समाधान भी वास्तविक है। अध्याय 1, ओसीडी क्या है? एक गहन परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही विचार बार बार आपके दिमाग में क्यों आता है? या क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम को बार बार तब तक करते रहते हैं जब तक वह सही न हो जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी तरह की भावनाओं और व्यवहारों से जूझते हैं। इस स्थिति को ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। ओसीडी की परिभाषा, जुनूनी सोच और मजबूरी का जाल। ओसीडी एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो किसी के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित कर सकती है। इसका नाम ही इसके दो मुख्य हिस्सों को बताता है। ऑब्सेशन जुनूनी सोच, ये ऐसे विचार, कल्पनाएं या आवेग होते हैं जो आपके मन में बार बार अनचाहे और लगातार आते रहते हैं। ये विचार बहुत परेशान करने वाले, डरावने और तनावपूर्ण हो सकते हैं। कंपल्शन मजबूरी, ये ऐसे व्यवहार या मानसिक क्रियाएं हैं जिन्हें आप जुनूनी सोच से होने वाले तनाव को कम करने के लिए बार बार करते हैं। ये एक तरह से उस जुनूनी सोच से बचने का एक अस्थायी रास्ता होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति को बार बार यह विचार आता है कि उसके हाथ गंदे हैं और उनसे कीटाणु फैल सकते हैं। यह एक ऑब्सेशन है। इस तनाव को कम करने के लिए वह बार बार अपने हाथ धोता है। यह एक कंपल्शन है। हालांकि ये राहत सिर्फ कुछ देर के लिए होती है और यह चक्र बार बार चलता रहता है, जिससे व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है। ओसीडी को एक ऐसा जाल कहा जा सकता है जहां जुनूनी विचार आपको फंसाते हैं और मजबूरियां आपको उस जाल से बाहर निकलने का झूठा एहसास देती हैं। ये कैसे शुरू होता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? ओसीडी किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है, लेकिन इसके लक्षण अक्सर किशोरावस्था के शुरुआती सालों या युवावस्था में दिखाई देते हैं। ये धीरे धीरे शुरू होता है और कई बार तो सालों तक किसी का ध्यान भी इस पर नहीं जाता। शुरुआत में ये लक्षण इतने हल्के हो सकते हैं कि लोग इन्हें सिर्फ अपनी एक आदत मान लेते हैं। शुरुआती लक्षण और संकेत। बार बार सवाल पूछना। एक बच्चा बार बार अपने माता पिता से यह पूछ सकता है कि क्या उसने दरवाजा बंद कर दिया था या क्या गैस का चूल्हा बंद है, जबकि उसने अभी कुछ मिनट पहले ही इसे जांच लिया था। जरूरत से ज्यादा साफ सफाई, किसी चीज को बार बार पोंछना या एक ही जगह को कई बार धोना। ये डर हो सकता है कि कहीं वह चीज गंदी न रह गई हो। चीजों को क्रम में रखना, अपनी किताबों, कपड़ों या दूसरी चीजों को एक खास क्रम में जमाना। अगर यह क्रम बिगड़ जाए तो बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस करना। जांचने की प्रवृत्ति, बार बार यह जांच करना कि गैस का चूल्हा बंद है या नहीं, लाइट बंद है या नहीं, या दरवाजे पर ताला लगा है या नहीं। ये डर कि कुछ भयानक हो जाएगा अगर यह जांच न की जाए। किसी विचार में फंस जाना, बार बार एक ही विचार दिमाग में आना, जैसे अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो किसी को कुछ हो जाएगा। मानसिक मजबूरियां, जोर जोर से या मन में किसी शब्द को बार बार दोहराना या गिनती करना ताकि कुछ बुरा न हो। ये जानना जरूरी है कि ये लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। कई लोग शुरुआत में इन्हें सामान्य आदतें मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब ये लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगते हैं और बहुत ज्यादा समय लेने लगते हैं, तब ये ओसीडी का संकेत हो सकता है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, क्या ओसीडी सिर्फ साफ सफाई और हाथ धोने तक ही सीमित है? यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ओसीडी को अक्सर फिल्मों और टीवी शो में सिर्फ साफ सफाई और हाथ धोने से जोड़कर दिखाया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। ओसीडी का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें कई तरह के ऑब्सेशन और कंपल्शन शामिल हैं।
सफाई के अलावा और भी कई तरह के ओसीडी होते हैं। जांच करने वाला ओसीडी, चेकिंग ओसीडी। इस तरह के ओसीडी में व्यक्ति को बार बार यह जांचने की जरूरत महसूस होती है कि उसने कोई काम सही से किया है या नहीं, जैसे दरवाजा बंद करना, गैस का चूल्हा बंद करना या घर में ताला लगाना। समरूपता और क्रमबद्धता, सिमेट्री एंड ऑर्डरिंग ओसीडी। इसमें व्यक्ति को यह महसूस होता है कि चीजों को एक खास क्रम में या समरूपता में रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस करता है। धार्मिक ओसीडी, रिलीजियस ओसीडी। इसमें व्यक्ति को धार्मिक या नैतिक विचारों से जुड़ी जुनूनी सोच आती है। वह बार बार यह महसूस करता है कि उसने कोई पाप किया है या वह ईश्वर को नाराज कर रहा है। अतिक्रमणकारी विचार ओसीडी, इंट्रूसिव थॉट्स ओसीडी। इसमें व्यक्ति को अपने प्रियजनों को नुकसान पहुंचाने या दूसरों के प्रति हिंसक होने की अवांछित और डरावनी कल्पनाएं आती हैं। ये जानकर बहुत बेचैनी होती है कि ये विचार उसके मन में क्यों आ रहे हैं, जबकि वह ऐसा कभी नहीं करेगा। होर्डिंग ओसीडी, होर्डिंग ओसीडी। इसमें व्यक्ति पुरानी चीजों को फेंकने में बहुत मुश्किल महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इन चीजों का किसी दिन इस्तेमाल हो सकता है। इससे घर में बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो जाती है। ओसीडी सिर्फ साफ सफाई या हाथ धोने तक सीमित नहीं है। यह एक जटिल और विविध समस्या है जो अलग अलग रूपों में सामने आ सकती है। इस पहले अध्याय का उद्देश्य आपको ये समझाना था कि ओसीडी क्या है, ये कैसे शुरू होता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ओसीडी एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, न कि कोई आदत या व्यक्ति की कमजोरी। इसका इलाज संभव है और सही जानकारी और मदद से इस पर काबू पाया जा सकता है। आगे के अध्यायों में हम ओसीडी के हर पहलू को गहराई से समझेंगे और यह जानेंगे कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। अध्याय 2, जुनूनी सोच, ऑब्सेशंस को समझना। यह विचार मेरे मन से क्यों नहीं जा रहा? ये सवाल ओसीडी से पीड़ित लगभग हर व्यक्ति के मन में होता है। ओसीडी का सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है जुनूनी सोच, ऑब्सेशंस। ये ऐसे विचार, भावनाएं या छवियां हैं जो बार बार और बिना आपकी मर्जी के आपके दिमाग में आती हैं। ये अक्सर आपको असहज, चिंतित और डरा हुआ महसूस कराती हैं। इस अध्याय में हम इन विचारों को गहराई से समझेंगे ताकि आप इन्हें पहचान सकें, इनके पीछे के कारणों को जान सकें और इनसे निपटने के तरीके सीख सकें। जुनूनी विचारों को पहचानना। जुनूनी विचार किसी भी रूप में हो सकते हैं। वे एक डर, एक संदेह या एक अप्रिय छवि के रूप में भी आ सकते हैं। एक बार बार आने वाले डर। डर की जुनूनी सोच। ये डर कई तरह के होते हैं, जैसे गंदा होने का डर, बीमारी लगने का डर या किसी को नुकसान पहुंचाने का डर। उदाहरण, आप किसी गंदी जगह को छू लेते हैं और आपके मन में लगातार यह डर बना रहता है कि आपको कोई बीमारी हो जाएगी। ये डर इतना ज्यादा होता है कि आप बार बार हाथ धोते रहते हैं। 2. लगातार रहने वाले संदेह। संदेह की जुनूनी सोच। इसमें किसी काम को लेकर लगातार संदेह बना रहता है, जैसे गैस का चूल्हा खुला तो नहीं रह गया या दरवाजा बंद किया या नहीं। उदाहरण, आप घर से निकलते हैं और आपके मन में ये संदेह बार बार आता है कि दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ होगा। ये संदेह इतना बढ़ जाता है कि आपको बार बार घर लौटकर दरवाजा जांचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 3. अनैतिक और परेशान करने वाले विचार। अनैतिक जुनूनी सोच। इस तरह के विचारों में व्यक्ति को परेशान करने वाली और अप्रिय छवियां या भावनाएं आती हैं, जो अक्सर उसकी अपनी नैतिकता के खिलाफ होती हैं। उदाहरण, एक धार्मिक व्यक्ति के मन में भगवान के बारे में गलत विचार आ सकते हैं। यह विचार उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है और वह अपने आप को बुरा व्यक्ति समझने लगता है। जुनूनी विचार क्यों आते हैं? जुनूनी विचार आते ही हमें ये भ्रम होता है कि ये हमारी अपनी सोच है, लेकिन ये सच नहीं है। इन विचारों के आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे 1. मस्तिष्क की गड़बड़ी। ओसीडी से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क में एक खास तरह की गड़बड़ी होती है। उनके मस्तिष्क का फिल्टरिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। 2. तनाव और चिंता।
तनाव और चिंता के कारण हमारे मन में विचार बहुत तेजी से आते हैं। ओसीडी से पीड़ित लोगों में ये प्रक्रिया और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 3. बचपन के अनुभव। बचपन में कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो ओसीडी की जुनूनी सोच को बढ़ावा देते हैं, जैसे किसी बुरे अनुभव के कारण मन में डर बैठ जाना। ये विचार आपकी सोच नहीं है। जुनूनी विचारों को समझने का सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि आप ये जाने कि ये विचार आपकी अपनी सोच नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में आ रहे विचार हैं। 1. विचारों को देखना। उदाहरण, जब आप बादल देखते हैं तो आप उन्हें सिर्फ देखते हैं, आप यह नहीं सोचते कि वे बादल आपके हैं। इसी तरह जुनूनी विचारों को भी सिर्फ एक विचार की तरह देखें, न कि अपनी पहचान के तौर पर। 2. विचारों को नाम देना। उदाहरण, जब आपके मन में कोई जुनूनी विचार आए तो उसे एक नाम दें, जैसे ये सिर्फ ओसीडी है या ये सिर्फ डर है। यह आपको विचारों से दूरी बनाए रखने में मदद करता है। जुनूनी विचारों से कैसे निपटा जाए। जुनूनी विचारों से निपटने के लिए मजबूरियों को रोककर विचारों का सामना करना सबसे अच्छा तरीका है। 1. विचारों को स्वीकार करें। उदाहरण, अगर आपके मन में यह विचार आता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, तो उसे स्वीकार करें। यह मत सोचें कि मुझे यह विचार नहीं आना चाहिए, बस ये सोचें कि ठीक है, यह एक विचार है। 2. अपनी मजबूरियों को रोकें। उदाहरण, अगर आपके मन में बार बार यह विचार आता है कि मुझे हाथ धोने चाहिए, तो मजबूरियों को रोकें। जुनूनी विचारों को समझना ओसीडी से लड़ने की दिशा में पहला कदम है। इन विचारों को पहचानकर, उनके पीछे के कारणों को जानकर और सबसे जरूरी यह मानकर कि ये विचार आपकी अपनी सोच नहीं है, आप ओसीडी से लड़ सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं और इस लड़ाई में आपकी मदद करने के लिए थेरेपिस्ट और परिवार हमेशा आपके साथ हैं। अगली बार जब आपके मन में कोई जुनूनी विचार आए तो बस ये याद रखें, यह विचार सिर्फ एक बादल है जिसे आप देखते हैं, लेकिन यह आपका आसमान नहीं है। चैप्टर 3 मजबूरियाँ। एक ऐसी बेबसी जो मन की शांति छीन लेती है। मजबूरियाँ, जिन्हें हम ओसीडी की दुनिया में कंपल्शंस कहते हैं, वो व्यवहार हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध बार बार दोहराता है। ये व्यवहार अक्सर किसी अप्रिय या जुनूनी विचार से उत्पन्न हुई बेचैनी को कम करने के लिए किए जाते हैं। मजबूरियों का रिश्ता जुनूनी विचारों से बहुत गहरा है। जहाँ जुनूनी विचार दिमाग में बार बार आते हैं, वहीं मजबूरियाँ उन विचारों से उत्पन्न होने वाली बेचैनी से तुरंत छुटकारा पाने का एक तरीका बन जाती हैं। इन्हीं क्रियाएं भी कह सकते हैं, जो अक्सर तर्कहीन और निरर्थक होती हैं, फिर भी व्यक्ति को लगता है कि अगर वह इन्हें नहीं करेगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। यह एक दुष्चक्र है। एक जुनूनी विचार आता है, उससे बहुत बेचैनी होती है, उस बेचैनी को कम करने के लिए एक मजबूरी को पूरा करना पड़ता है, और ऐसा करने पर कुछ देर के लिए तो राहत मिलती है, लेकिन फिर जुनूनी विचार वापस आ जाता है और यह चक्र चलता रहता है। मजबूरियों के काम करने का तरीका। मजबूरियों का मुख्य काम दिमाग को यह विश्वास दिलाना है कि उसने एक संभावित खतरे को टाल दिया है। यह एक तरह का मन का धोखा है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को ये जुनूनी विचार आता है कि उसके हाथ गंदे हैं और उन पर कीटाणु हैं। इस विचार से उसे बहुत बेचैनी होगी। इस बेचैनी को दूर करने के लिए वह अपने हाथ बार बार धोने लगता है। हर बार हाथ धोने के बाद उसे कुछ समय के लिए यह महसूस होता है कि उसने खतरे को टाल दिया है और उसके हाथ साफ हो गए हैं। लेकिन ये राहत बहुत थोड़े समय के लिए ही होती है। कुछ देर बाद फिर से वही जुनूनी विचार आता है और उसे फिर से हाथ धोने की मजबूरी महसूस होने लगती है। इस तरह मजबूरी उस बेचैनी को कम करने का एक अस्थायी तरीका बन जाती है, पर यह असल में उस समस्या को सुलझाती नहीं, बल्कि यह उस जुनूनी विचार को और भी मजबूत करती है। मजबूरियां दो तरह की हो सकती हैं, दिखाई देने वाली और न दिखाई देने वाली। दिखाई देने वाली मजबूरियां ये वो क्रियाएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना, दरवाजे का ताला जांच करना, चीजों को एक खास क्रम में रखना या किसी काम को एक निश्चित संख्या में दोहराना। न दिखाई देने वाली मजबूरियां
ये वो मानसिक क्रियाएं हैं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता, जैसे मन में लगातार प्रार्थना दोहराना, किसी चीज को बार बार गिनना या अपने मन में घटनाओं को क्रम में लगाना ताकि कुछ बुरा न हो। इन दोनों तरह की मजबूरियों का उद्देश्य एक ही है, जुनूनी विचारों से जुड़ी हुई बेचैनी को कम करना। सबसे सामान्य मजबूरियों के कुछ उदाहरण। मजबूरियों की दुनिया बहुत विशाल है, लेकिन कुछ मजबूरियां बहुत आम हैं। 1. बार बार जांच करना। ये सबसे आम मजबूरियों में से एक है। व्यक्ति बार बार जांच करता है कि उसने गैस बंद की या नहीं, दरवाजे पर ताला लगाया या नहीं, या अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद सही से हैंड ब्रेक खींचा या नहीं। ये जांच इसलिए की जाती है ताकि किसी अनहोनी को रोका जा सके, जैसे अगर मैंने गैस खुली छोड़ दी तो आग लग जाएगी। यह विचार व्यक्ति को बार बार गैस का नॉब जांचने पर मजबूर करता है, भले ही उसे पता हो कि उसने पहले ही जांच कर ली है। 2. अत्यधिक सफाई और हाथ धोना। ये ओसीडी का एक सबसे जाना पहचाना लक्षण है। व्यक्ति को लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं और उन पर कीटाणु हैं। इस डर की वजह से वह अपने हाथ बार बार और बहुत देर तक धोता है, यहाँ तक कि उसकी त्वचा लाल हो जाती है या फट जाती है। यह मजबूरी गंदगी या बीमारी के डर से उत्पन्न होती है। 3. चीजों को व्यवस्थित करना या क्रम में रखना। कुछ लोगों को हर चीज एक खास क्रम में रखने की मजबूरी होती है, जैसे किताबों को रंग के अनुसार रखना, कपड़ों को तय लगाकर रखना या मेज पर रखी चीजों को बिल्कुल सीधी रेखा में रखना। अगर ये चीजें सही क्रम में न हो तो उन्हें बहुत बेचैनी महसूस होती है और उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो जाएगा। 4. गिनती करना या दोहराना। यह एक और आम मजबूरी है। इसमें व्यक्ति किसी भी काम को एक निश्चित संख्या में दोहराता है या अपने मन में गिनती करता है, जैसे 3 बार दरवाजे को छूना या 1 से 10 तक गिनने के बाद ही कोई काम करना। उसे लगता है कि ऐसा करने से वो किसी बुरे परिणाम को टाल देगा। 5. प्रार्थना करना या मानसिक अनुष्ठान करना। यह एक मानसिक मजबूरी का उदाहरण है। व्यक्ति किसी बुरे विचार को रद्द करने के लिए या किसी प्रियजन को नुकसान से बचाने के लिए लगातार अपने मन में प्रार्थना दोहराता है। उसे लगता है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी वजह से किसी को नुकसान हो सकता है। मजबूरियां सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मजबूरियां किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हैं। वे बस एक अस्थायी राहत देती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी मजबूरी को पूरा करता है तो उसे कुछ पल के लिए अच्छा महसूस होता है, जैसे कि उसने कोई खतरा टाल दिया है। लेकिन ये राहत बहुत थोड़े समय के लिए होती है। यह उसी तरह है जैसे किसी प्यासे को एक घूंट पानी मिल जाए। प्यास तो नहीं बुझती, पर कुछ देर के लिए राहत मिल जाती है। हर बार जब कोई व्यक्ति अपनी मजबूरी को पूरा करता है तो वह अपने जुनूनी विचार को और भी मजबूत बना रहा होता है। वह अपने दिमाग को ये सिखा रहा होता है कि हाँ, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। इस तरह ये चक्र और भी मजबूत होता चला जाता है और मजबूरियों पर उसकी निर्भरता बढ़ती जाती है। ओसीडी का इलाज, जैसे एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, इसी चक्र को तोड़ने पर केंद्रित है। इसमें व्यक्ति को धीरे धीरे उन स्थितियों का सामना कराया जाता है जो जुनूनी विचार को जन्म देती हैं, और साथ ही उसे अपनी मजबूरी को पूरा करने से रोका जाता है। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे दिमाग ये समझना शुरू कर देता है कि जिस खतरे का वह डर रहा था वह असल में हुआ ही नहीं। मजबूरियों का सामना करना आसान नहीं है, पर यह जरूरी है। यह ओसीडी से मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। ये समझना कि ये मजबूरियां सिर्फ एक अस्थायी राहत हैं और असली समस्या का हल नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 4 ओसीडी, जीवन के हर पहलू पर एक अदृश्य बोझ। जुनूनी बाध्यकारी विकार यानी ओसीडी एक ऐसा मानसिक रोग है जो सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। इसकी वजह से जुनूनी विचार और मजबूरियां व्यक्ति की दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाती हैं। इससे जिंदगी में सुकून और शांति कम होने लगती है और तनाव बढ़ता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि ओसीडी रोजमर्रा के कामों,
पढ़ाई, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे बुरा असर डालता है। रोजमर्रा के काम और जीवन पर असर। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति के लिए सामान्य से सामान्य काम भी मुश्किल हो सकते हैं। 1. काम और नौकरी पर असर। एक व्यक्ति जिसे ओसीडी है, उसे अक्सर काम पर ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल होती है। अगर कोई जुनूनी विचार दिमाग में आ जाए तो वह तब तक चैन से नहीं बैठ पाता जब तक अपनी मजबूरी को पूरा न कर ले। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को ये लग सकता है कि उसने कंप्यूटर बंद नहीं किया है। वह बार बार उठकर जांच करेगा, जिससे उसका काम बीच में ही रुक जाएगा। इस वजह से काम पूरा करने में ज्यादा समय लग सकता है या काम की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। ये चीज ऑफिस के माहौल में बेचैनी पैदा कर सकती है और व्यक्ति को काम से छुट्टी लेनी पड़ सकती है, जिससे नौकरी में तरक्की रुक सकती है या नौकरी भी जा सकती है। 2. पढ़ाई पर असर। छात्रों के लिए ओसीडी एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। किसी विद्यार्थी को ये डर हो सकता है कि उसकी कॉपी पर कोई गंदगी लग गई है। वह बार बार कॉपी के पन्ने साफ करेगा या उन्हें दोबारा लिखेगा। इस तरह की मजबूरियों में उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो सकता है, जिसकी वजह से वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। परीक्षा में अगर कोई छात्र बार बार अपने जवाबों को जांचता रहे या पेपर में कोई गलती ढूंढता रहे, तो वह समय पर अपना पेपर पूरा नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें उसके आत्मविश्वास को कम कर सकती हैं और उसे पढ़ाई से दूर कर सकती हैं। 3. घर के काम और दिनचर्या। घर में भी ओसीडी अपना प्रभाव दिखाता है। एक व्यक्ति जिसे ओसीडी है, उसे बार बार घर की सफाई करनी पड़ सकती है। वह घंटों तक एक ही कोने को साफ करता रह सकता है। उसे यह डर हो सकता है कि कहीं वह गैस का चूल्हा बंद करना भूल न गया हो या दरवाजे की कुंडी लगाना भूल न गया हो। वह बार बार जाकर इन चीजों को जांचता रहेगा। इन मजबूरियों की वजह से उसके रोजाना के काम बहुत धीरे होते हैं और बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। इससे व्यक्ति की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है और वह अपने जरूरी कामों के लिए समय नहीं निकाल पाता। सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का एहसास। ओसीडी सिर्फ अकेले व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। इस वजह से सामाजिक जीवन और रिश्ते नाते बहुत मुश्किल हो जाते हैं। 1. रिश्तों में तनाव। परिवार के लोग या दोस्त अक्सर ओसीडी के व्यवहार को नहीं समझ पाते। उन्हें ये लगता है कि पीड़ित व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने हाथ धोता है, तो उसके परिवार के सदस्यों को ये लग सकता है कि वह अति संवेदनशील है। अगर वह बार बार चीजों को एक क्रम में रखता है, तो परिवार को ये लग सकता है कि वह बेवजह परेशान हो रहा है। इस तरह के व्यवहार से रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को अपने परिवार से समर्थन नहीं मिल पाता। कभी कभी परिवार के लोग भी इन मजबूरियों में शामिल हो जाते हैं, जिससे ये समस्या और बढ़ जाती है। 2. सामाजिक समारोहों से दूरी। ओसीडी से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर सामाजिक समारोहों से दूर रहना पसंद करता है। उसे यह डर हो सकता है कि लोग उसे समझ नहीं पाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। अगर उसे भीड़ में जाने का डर हो, तो वह दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने से मना कर देगा। इस तरह के व्यवहार से वह धीरे धीरे सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ जाता है। अकेलापन उसे घेर लेता है और वह खुद को एक अलग दुनिया में महसूस करने लगता है। उसे ये लगता है कि उसे कोई नहीं समझ पाएगा, जिससे वह और भी निराश और बेचैन हो जाता है। ओसीडी और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। ओसीडी अक्सर अकेला नहीं आता। यह अक्सर अन्य मानसिक समस्याओं के साथ मिलकर व्यक्ति को और ज्यादा परेशान करता है। 1. अवसाद डिप्रेशन। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को रोजाना अपने जुनूनी विचारों और मजबूरियों से जूझना पड़ता है, जिससे वह लगातार मानसिक और भावनात्मक तनाव में रहता है। जब वह देखता है कि वह इन विचारों और मजबूरियों पर काबू नहीं पा रहा, तो उसमें निराशा की भावना पैदा हो सकती है। यही निराशा आगे चलकर अवसाद यानी डिप्रेशन का रूप ले सकती है। उसे जीवन से कोई उम्मीद नहीं दिखती और वो पूरी तरह से मायूस हो सकता है। 2. बेचैनी और घबराहट। एंग्जाइटी। बेचैनी और घबराहट ओसीडी का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है।
जुनूनी विचार ही घबराहट और डर पैदा करते हैं। मजबूरियां इन विचारों से मिलने वाली घबराहट को कुछ समय के लिए कम करती हैं, लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं है। पीड़ित व्यक्ति को हमेशा एक अनजाने डर का एहसास होता रहता है। ये डर इतना ज्यादा हो सकता है कि वो किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाता। घबराहट की वजह से उसकी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों पर असर पड़ता है। 3. शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। कुछ मजबूरियां, जैसे बार बार हाथ धोना, व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं। ज्यादा हाथ धोने से त्वचा में रूखापन आ सकता है और घाव हो सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग बार बार अपने बालों को खींचते हैं या त्वचा को खरोंचते हैं, जिससे शारीरिक चोट लग सकती है। ओसीडी सिर्फ एक मानसिक रोग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अदृश्य बोझ है जो व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या, पढ़ाई, काम, सामाजिक रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इस विकार को सिर्फ एक आदत या कमजोरी समझना गलत है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसके लिए सही समझ, समर्थन और इलाज की जरूरत है। ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति को अकेला महसूस नहीं कराना चाहिए, बल्कि उसे यह भरोसा दिलाना चाहिए कि इस समस्या का समाधान है और वह एक सामान्य जीवन जी सकता है। सही समय पर सही मदद लेना ही इस मुश्किल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। चैप्टर 5 ओसीडी के पीछे के कारण, एक गहन विश्लेषण। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी एक जटिल मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जिसके कारणों को पूरी तरह से समझना आज भी एक चुनौती है। इसे सिर्फ एक कारण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसके पीछे कई कारक हो सकते हैं जो मिलकर इस बीमारी को जन्म देते हैं। इस अध्याय में हम ओसीडी के संभावित कारणों का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जिनमें आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक, मस्तिष्क की रसायन और संरचना और इससे जुड़े कुछ सामान्य भ्रम शामिल हैं। आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक। कई वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि ओसीडी का आनुवंशिक कनेक्शन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके परिवार में किसी को ओसीडी है, तो आपके अंदर भी इसके विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च में देखा गया है कि जुड़वां बच्चों पर किए गए अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि अगर एक जुड़वां को ओसीडी है, तो दूसरे को भी होने की संभावना ज्यादा होती है, खासकर जब वे समान जुड़वां हों। हालांकि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह एक अटल सच है। सिर्फ एक आनुवंशिक प्रवृत्ति होने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि आपको ओसीडी होगा ही। ये बस एक जोखिम कारक है। आनुवंशिक कारकों के साथ साथ पर्यावरणीय कारक भी ओसीडी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बचपन में होने वाले कुछ दर्दनाक अनुभव, जैसे शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न या किसी करीबी की मौत, ओसीडी को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा बचपन में होने वाले संक्रमण, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण, भी कुछ मामलों में बच्चों में ओसीडी जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं, जिसे पैंडर्स पीडियाट्रिक ऑटोइम्यून न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस कहा जाता है। यह एक दुर्लभ स्थिति है, लेकिन ये दिखाती है कि बाहरी कारक भी दिमाग पर असर डाल सकते हैं। मस्तिष्क की रसायन और ओसीडी के बीच संबंध। दिमाग की कार्यप्रणाली और उसकी रासायनिक संरचना ओसीडी के कारणों को समझने में एक प्रमुख हिस्सा है। रिसर्च से पता चला है कि ओसीडी से पीड़ित लोगों के दिमाग के कुछ हिस्सों में असामान्यताएं हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेरोटोनिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क रसायन का असंतुलन ओसीडी से जुड़ा हुआ है। सेरोटोनिन मूड, नींद, भूख और चिंता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब दिमाग में सेरोटोनिन का स्तर कम होता है, तो ये जुनूनी विचारों और मजबूरियों को जन्म दे सकता है। इसीलिए ओसीडी के इलाज के लिए अक्सर ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाती हैं। इन्हें एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। ये दवाएं दिमाग में सेरोटोनिन की उपलब्धता को बढ़ाकर काम करती हैं, जिससे ओसीडी के लक्षणों में कमी आती है। सेरोटोनिन के अलावा दिमाग के कुछ हिस्सों की संरचना भी ओसीडी से संबंधित हो सकती है। अध्ययनों में पाया गया है कि ओसीडी से पीड़ित लोगों में बेसल गैंग्लिया,
फ्रंटल लोब और थैलेमस के बीच का संचार बाधित हो सकता है। ये क्षेत्र व्यवहार, निर्णय लेने और आदतों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है। जब इन हिस्सों के बीच का संचार सही से नहीं हो पाता, तो जुनूनी विचार और मजबूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, फ्रंटल लोब का काम किसी विचार को रोकना या भूलना होता है। अगर यह ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक ही विचार बार बार आ सकता है, जिसे जुनूनी सोच कहते हैं। भ्रम और गलतफहमियां। क्या ओसीडी एक चरित्र की कमी है? ओसीडी के बारे में समाज में कई तरह की गलतफहमियां फैली हुई हैं। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि ओसीडी सिर्फ साफ सफाई या व्यवस्थित रहने की आदत है। लोग अक्सर मजाक में कह देते हैं, मुझे ओसीडी है, अगर वे अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं। लेकिन ओसीडी इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और मजबूरियों को नियंत्रित नहीं कर पाता। एक और सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि ओसीडी एक व्यक्ति के चरित्र की कमी, उसकी इच्छा शक्ति की कमी या उसके कमजोर होने का सबूत है। ये सोच पूरी तरह से गलत है। ओसीडी एक बीमारी है और यह किसी भी दूसरे शारीरिक रोग की तरह ही है। जैसे डायबिटीज या अस्थमा किसी व्यक्ति की कमी नहीं होते, वैसे ही ओसीडी भी नहीं है। ओसीडी से पीड़ित लोग अक्सर इन विचारों और मजबूरियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वे जानते हैं कि उनके विचार और कार्य तर्कहीन हैं, लेकिन फिर भी वे मजबूर होते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है और इस पर सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से काबू पाना असंभव है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसे पेशेवर मदद और सही उपचार की आवश्यकता होती है। ये जानना जरूरी है कि ओसीडी से पीड़ित व्यक्ति कमजोर नहीं है, बल्कि वह रोजाना एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जो उसके दिमाग पर हावी है। इन भ्रमों को दूर करके ही हम इस बीमारी से पीड़ित लोगों को सही समर्थन और समझ दे सकते हैं। ओसीडी एक बहुआयामी समस्या है जिसके कारण कई स्तरों पर काम करते हैं। आनुवंशिक प्रवृत्ति, पर्यावरणीय तनाव और मस्तिष्क की रासायनिक असामान्यताएं सभी मिलकर इस बीमारी को जन्म दे सकते हैं। ओसीडी को एक व्यक्ति की कमी मानना एक बड़ी गलतफहमी है। यह एक चिकित्सीय स्थिति है जिसे समझ, धैर्य और पेशेवर उपचार की आवश्यकता है। इन सभी कारकों को समझना ओसीडी से पीड़ित लोगों की मदद करने और उन्हें बेहतर जीवन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चैप्टर 6, अध्याय 6, मदद कहाँ ढूंढें? जब मन ओसीडी के विचारों में उलझ जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल लगने लगती है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदारी दिखाने का एक बड़ा कदम है। यह अध्याय आपको सही मदद ढूंढने का रास्ता दिखाएगा, जिससे आप ओसीडी की इस उलझन से बाहर निकल सकें। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका। ओसीडी का इलाज करने के लिए दो मुख्य प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं। मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक एक मेडिकल डॉक्टर होता है जिसने मनोरोगों का विशेष अध्ययन किया होता है। ये दवाओं के विशेषज्ञ होते हैं और ओसीडी के लक्षणों को कम करने के लिए दवाएं लिख सकते हैं। ये डॉक्टर आपकी स्थिति का पूरी तरह से मूल्यांकन करते हैं, आपके लक्षणों की गंभीरता को समझते हैं और ये तय करते हैं कि कौन सी दवा आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। ओसीडी के इलाज में अक्सर SSRIs, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स जैसी दवाएं इस्तेमाल होती हैं। ये दवाएं मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को संतुलित करके जुनूनी विचारों और मजबूरियों को कम करने में मदद करती हैं। मनोचिकित्सक आपको ये भी बताते हैं कि दवाओं के क्या संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं और आपको कितने समय तक इन्हें लेना होगा। मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का इलाज बातचीत या थेरेपी के जरिए करते हैं। ये डॉक्टर नहीं होते, इसलिए वे दवाएं नहीं लिख सकते। ओसीडी के लिए सबसे असरदार थेरेपी जिसे मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं, वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसी का एक खास हिस्सा है ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन। ERP थेरेपी में आपको धीरे धीरे उन स्थितियों का सामना कराया जाता है जो आपके जुनूनी विचारों को ट्रिगर करती हैं,
और फिर आपको मजबूरियों को करने से रोका जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके हाथ गंदे हैं और आप बार बार हाथ धोते हैं, तो थेरेपिस्ट आपको किसी ऐसी चीज को छूने के लिए कहेंगे जिसे आप गंदा मानते हैं, और फिर आपको हाथ न धोने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये थेरेपी आपको ये समझने में मदद करती है कि आपके जुनूनी विचार आपको जो डर दिखाते हैं वह असल में उतना खतरनाक नहीं होता। धीरे धीरे इन मजबूरियों को करने की आपकी इच्छा कम होने लगती है। सही थेरेपिस्ट कैसे चुनें? सही थेरेपिस्ट का चुनाव करना इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छा थेरेपिस्ट सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक होता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। थेरेपिस्ट चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें। विशेषज्ञता, सुनिश्चित करें कि थेरेपिस्ट को ओसीडी के इलाज का अनुभव हो। हर थेरेपिस्ट सभी समस्याओं का विशेषज्ञ नहीं होता। एक ऐसा थेरेपिस्ट खोजें जो सीबीटी और खासकर ईआरपी में प्रशिक्षित हो। लाइसेंस और प्रमाणन, थेरेपिस्ट के पास सही लाइसेंस और प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह उनकी योग्यता और पेशेवर विश्वसनीयता की गारंटी देता है। आप उनके लाइसेंस नंबर या प्रमाणन की जांच कर सकते हैं। अनुभव, उस थेरेपिस्ट से पूछें कि उन्हें ओसीडी के मरीजों के साथ काम करने का कितना अनुभव है और उन्होंने इस तरह के कितने मरीजों का इलाज किया है। आप उनसे उनकी सफलता दर के बारे में भी पूछ सकते हैं। आपस में तालमेल, थेरेपी एक सहयोग है। आपका अपने थेरेपिस्ट के साथ सहज महसूस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको थेरेपिस्ट पर भरोसा नहीं है या उनके साथ बात करते हुए आप असहज महसूस करते हैं, तो शायद वो आपके लिए सही नहीं है। पहले कुछ सत्रों में देखें कि क्या आप उनके साथ जुड़ पा रहे हैं। अगर नहीं, तो कोई और थेरेपिस्ट खोजने में कोई बुराई नहीं है। प्रश्न पूछें, थेरेपिस्ट से खुलकर प्रश्न पूछें। जैसे, वे ओसीडी का इलाज कैसे करते हैं? वे किस थेरेपी का उपयोग करते हैं? इलाज में कितना समय लग सकता है? क्या वे आपको घर पर करने के लिए अभ्यास देंगे? इन प्रश्नों के उत्तर आपको ये समझने में मदद करेंगे कि थेरेपिस्ट का दृष्टिकोण क्या है। दवाएं और उनका इस्तेमाल। ओसीडी के इलाज में दवाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर जब लक्षण बहुत गंभीर हों। दवाओं का महत्व। दवाएं मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन को संतुलित करती हैं, जिससे जुनूनी विचार और मजबूरियां कम हो जाती हैं। जब लक्षण कम होते हैं, तो थेरेपी में भाग लेना आसान हो जाता है। थेरेपी के दौरान दिए गए अभ्यास करना और उनसे सीखना आसान हो जाता है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ थेरेपी पर्याप्त नहीं होती और दवाओं का सहयोग जरूरी हो जाता है। दवाओं के बारे में कुछ जरूरी बातें। डॉक्टर की सलाह पर ही लें, कभी भी खुद से कोई दवा न लें। मनोचिकित्सक ही तय कर सकते हैं कि आपको कौन सी दवा और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। धैर्य रखें, दवाओं को असर दिखाने में समय लगता है। अक्सर 6 से 12 हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है, इससे पहले कि आप कोई बड़ा बदलाव महसूस करें। बीच में दवा लेना बंद न करें। दुष्प्रभाव। दवाओं के कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे नींद आना, जी मिचलाना या सिर दर्द। अपने डॉक्टर से इन दुष्प्रभावों के बारे में बात करें। वे खुराक को बदल सकते हैं या कोई और दवा लिख सकते हैं। दवा बंद करना। जब आप बेहतर महसूस करने लगे, तब भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना बंद न करें। अचानक दवा बंद करने से लक्षण फिर से वापस आ सकते हैं। डॉक्टर धीरे धीरे खुराक कम करने की सलाह देंगे। अंत में, ये समझना जरूरी है कि मदद ढूंढना कोई शर्म की बात नहीं है। यह आपकी मानसिक सेहत के लिए एक सही और सकारात्मक कदम है। सही मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की मदद से और दवाओं के सही इस्तेमाल से आप ओसीडी के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। अगला अध्याय आपको थेरेपी के खास तरीकों और उनके फायदों के बारे में गहराई से बताएगा। अध्याय 7, थेरेपी के प्रकार और उनके फायदे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज में थेरेपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही थेरेपी का चयन और उसका पालन करना इस बीमारी से उबरने के लिए सबसे असरदार तरीका है। इस अध्याय में हम ओसीडी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 2 सबसे प्रमुख थेरेपी के बारे में विस्तार से जानेंगे,
संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ERP। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी CBT। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी एक बहुत ही असरदार थेरेपी है जो लोगों को अपनी सोच और व्यवहार के तरीके को बदलने में मदद करती है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि हमारी सोच, भावनाएं और व्यवहार आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम इनमें से किसी एक को बदल पाते हैं तो बाकी भी प्रभावित होते हैं। OCD के संदर्भ में CBT थेरेपिस्ट आपको उन जुनूनी विचारों, ऑब्सेशंस और मजबूरियों, कंपल्शंस को पहचानना और समझना सिखाता है जो आपकी जिंदगी पर हावी हो रहे हैं। CBT का मुख्य उद्देश्य आपके दिमाग में चल रहे उन नकारात्मक और अतार्किक विचारों को चुनौती देना है जो आपको बेचैन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे बार बार हाथ धोने की मजबूरी है, उसके दिमाग में यह विचार हो सकता है कि अगर वो हाथ नहीं धोएगा तो उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी। थेरेपिस्ट इस विचार को वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर चुनौती देता है। वो ये समझाते हैं कि गंदगी के संपर्क में आना हमेशा बीमारी का कारण नहीं बनता और एक बार हाथ धोना ही काफी है। CBT के कुछ मुख्य हिस्से इस प्रकार हैं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें आप अपने नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं और उन्हें अधिक सकारात्मक और तार्किक विचारों से बदलते हैं। व्यवहारिक प्रयोग, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। इसमें आप धीरे धीरे अपने डर का सामना करते हैं और ये देखते हैं कि आपके डर के अनुसार परिणाम नहीं होते हैं। जैसे, अगर आपको ये डर है कि दरवाजे को एक बार बंद करने से चोरी हो सकती है, तो आप एक बार दरवाजा बंद करके देखेंगे और ये देखेंगे कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ERP को OCD के इलाज के लिए सबसे असरदार और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित थेरेपी माना जाता है। ये संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का एक विशेष रूप है। इसका सिद्धांत बहुत ही सीधा है। यह आपको धीरे धीरे अपने डर का सामना करने और उससे संबंधित मजबूरियों को करने से रोकने के लिए सिखाता है। इसका उद्देश्य ये साबित करना है कि आपके जुनूनी विचारों से जुड़ी बेचैनी समय के साथ अपने आप कम हो जाती है, भले ही आप कोई मजबूरी ना करें। ERP कैसे काम करती है? ERP को थेरेपिस्ट की निगरानी में कई छोटे छोटे चरणों में किया जाता है। इसका लक्ष्य यह है कि आप धीरे धीरे अपने सबसे छोटे डर से शुरू करें और फिर सबसे बड़े डर तक पहुंचे। इसे एक सूची, हायरार्की के रूप में बनाया जाता है। एक्सपोजर। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर अपने डर या जुनूनी विचार के संपर्क में आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को गंदगी से डर है तो उसे धीरे धीरे ऐसी चीजों को छूने के लिए कहा जाता है जिनसे उसे गंदगी का एहसास होता है, जैसे दरवाजे का हैंडल, कचरे का डिब्बा। 2. रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसका मतलब है कि जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप उस मजबूरी को नहीं करते हैं जो आपको पहले बेचैनी से राहत देती थी। उसी उदाहरण में, जब आप कचरे के डिब्बे को छूते हैं तो आप तुरंत हाथ नहीं धोते हैं। आप हाथ धोने की इच्छा को रोकते हैं और बेचैनी को धीरे धीरे कम होने देते हैं। ERP के उदाहरण और करने के तरीके। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि ERP कैसे काम कर सकती है। उदाहरण 1, बार बार हाथ धोने की मजबूरी। लक्ष्य, ये साबित करना कि हाथ धोने के बिना भी आप ठीक रह सकते हैं और बीमार नहीं होंगे। एक्सपोजर, थेरेपिस्ट की देखरेख में आप धीरे धीरे अपने डर का सामना करते हैं। आप दरवाजे के हैंडल, जूते के तलवों या कचरे के डिब्बे को छूते हैं। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, इन चीजों को छूने के बाद आप तुरंत हाथ नहीं धोते हैं। आप अपनी बेचैनी को कुछ समय के लिए सहन करते हैं। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीख लेता है कि हाथ धोने की जरूरत नहीं है और बेचैनी अपने आप कम हो जाती है। उदाहरण 2, बार बार जांच करने की मजबूरी। लक्ष्य, यह विश्वास करना कि एक बार जांच करना ही काफी है। एक्सपोजर, आप घर से निकलते समय गैस स्टोव को एक बार बंद करके देखते हैं। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, आप घर वापस आकर यह जांच नहीं करते हैं कि गैस बंद है या नहीं।
आप अपनी चिंता को धीरे धीरे कम होने देते हैं और यह सीखते हैं कि आपका डर अतार्किक है। उदाहरण 3, अनैतिक या धार्मिक विचारों का डर। लक्ष्य, ये समझना कि विचार सिर्फ विचार होते हैं और वे आपको बुरा इंसान नहीं बनाते। एक्सपोजर, थेरेपिस्ट आपको उन विचारों के बारे में एक स्क्रिप्ट लिखने या पढ़ने के लिए कह सकता है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, आप उन विचारों से जुड़ी हुई मजबूरियों को नहीं करते हैं, जैसे बार बार माफी मांगना या पूजा करना। आप सिर्फ उन विचारों को आने देते हैं और बिना किसी प्रतिक्रिया के जाने देते हैं। ERP करने के तरीके। चिंता की सूची बनाएं। हायरार्की, अपने सभी जुनूनी विचारों और मजबूरियों की एक सूची बनाएं और उन्हें 1 से 10 तक चिंता के स्तर के अनुसार क्रम में रखें। 1 सबसे कम चिंता वाला और 10 सबसे ज्यादा चिंता वाला। धीरे धीरे शुरू करें। सबसे कम चिंता वाले आइटम से शुरू करें। जब तक आप एक आइटम पर सहज महसूस न करने लगे, तब तक अगले पर न जाएं। थेरेपिस्ट की मदद लें। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल हो सकता है। थेरेपिस्ट आपको सही तरीके से मार्गदर्शन दे सकता है और आपकी प्रगति पर नजर रख सकता है। लगातार अभ्यास करें। ERP एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। CBT और ERP के फायदे। दीर्घकालिक प्रभाव, ये थेरेपी सिर्फ लक्षणों को कम नहीं करती, बल्कि OCD के मूल कारण पर काम करती हैं। आत्मनिर्भरता, ये आपको खुद से अपनी समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना सिखाती हैं। दवाओं पर निर्भरता कम, कई मामलों में इन थेरेपी के कारण लोग दवाओं की मात्रा कम कर सकते हैं या उन्हें पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। थेरेपी का चयन हमेशा किसी योग्य मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से सलाह लेकर ही करना चाहिए। सही मार्गदर्शन और आपका दृढ़ संकल्प आपको इस बीमारी से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद कर सकता है। अध्याय 8, खुद की देखभाल और जीवन शैली में बदलाव। जब हम किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें अक्सर यही लगता है कि हमारा सारा नियंत्रण खो गया है। हम जुनूनी विचारों और मजबूरियों के एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इस लड़ाई में खुद की देखभाल और जीवन शैली में किए गए छोटे छोटे बदलाव एक बड़े सहायक के रूप में काम करते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि थेरेपी और दवाएं ही OCD से लड़ने का एकमात्र तरीका है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा खानपान, सोने का तरीका और तनाव को संभालने की क्षमता भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इन साधारण लगने वाले बदलावों को अपनाकर हम न सिर्फ अपनी OCD के लक्षणों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुखद जीवन भी जी सकते हैं। तनाव को कम करने के तरीके। तनाव OCD का एक मुख्य ट्रिगर होता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारे जुनूनी विचार और मजबूरियां बढ़ जाती हैं। इसलिए तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1. मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन एक ऐसी प्राचीन अभ्यास विधि है जो हमारे दिमाग को शांत करने में मदद करती है। ये हमें वर्तमान में रहने की कला सिखाती है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने विचारों को बस देखते हैं, बिना उन्हें जज किए या उन पर प्रतिक्रिया दिए। OCD में भी हमें यही करना होता है, अपने जुनूनी विचारों को बिना घबराहट के देखना। नियमित ध्यान से यह आदत विकसित होती है। आप दिन में केवल 10-15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। बस एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 2. योग। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन को जोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। योग के आसन और प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं और तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम करते हैं। योग से शरीर में एंडोर्फिन, खुशी देने वाले हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है, जिससे मन हल्का महसूस होता है। अपनी दिनचर्या में कुछ सरल योग आसन जैसे बालासन, शिशु मुद्रा, शवासन, शव मुद्रा या सुखासन, आरामदायक मुद्रा को शामिल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। 3.
माइंडफुलनेस सजगता। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहना। इसका मतलब है जब आप कुछ खा रहे हों तो उसके स्वाद और महक को महसूस करना, या जब आप चल रहे हों तो अपने कदमों की आवाज और हवा को महसूस करना। ओसीडी में हमारा दिमाग अक्सर भविष्य की चिंता या पिछले विचारों में उलझा रहता है। माइंडफुलनेस हमें इस चक्र को तोड़ने में मदद करती है और हमें वर्तमान में रहने का मौका देती है। 4. प्रकृति के साथ समय बिताना। प्रकृति में समय बिताना, जैसे कि पार्क में टहलना, पेड़ पौधों के बीच बैठना या सिर्फ खुली हवा में सांस लेना, हमारे मन को बहुत सुकून देता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से भी यह साबित हुआ है कि प्रकृति के संपर्क में रहने से तनाव और चिंता कम होती है। अच्छी नींद और पोषण का महत्व। अच्छी नींद और पौष्टिक आहार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की नींव होते हैं। 1. नींद का महत्व। ओसीडी में नींद की कमी एक बड़ी समस्या है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारा दिमाग थका हुआ और कमजोर हो जाता है, जिससे जुनूनी विचारों को संभालना और भी मुश्किल हो जाता है। एक अच्छी रात की नींद से हमारा दिमाग खुद को रिचार्ज करता है और अगले दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। नींद की गुणवत्ता सुधारने के तरीके। हर दिन एक ही समय पर सोने और उठने की कोशिश करें। सोने से पहले कैफीन और शराब का सेवन कम करें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल, टीवी। अपने बेडरूम को शांत, अंधेरा और ठंडा रखें। 2. पोषण का महत्व। हमारा खान पान सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क के काम को प्रभावित करता है। कुछ खाद्य पदार्थ हमारे मूड को स्थिर करने में मदद करते हैं, जबकि कुछ उसे बिगाड़ सकते हैं। क्या खाएं? ओमेगा 3 फैटी एसिड, यह मछली, अखरोट और चिया बीज में पाया जाता है और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रोटीन, दालें, पनीर और अंडे जैसे प्रोटीन युक्त भोजन हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। फाइबर, साबुत अनाज, फल और सब्जियां खाने से पेट स्वस्थ रहता है और पेट का स्वास्थ्य हमारे मूड को प्रभावित करता है। क्या कम खाएं? चीनी और प्रोसेस्ड फूड, इनसे ऊर्जा में अचानक उतार चढ़ाव आता है, जो चिंता और तनाव को बढ़ा सकता है। कैफीन, ज्यादा कैफीन का सेवन बेचैनी और घबराहट को बढ़ा सकता है। ओसीडी से लड़ने के लिए अपनी दिनचर्या कैसे बनाएं? ओसीडी से लड़ने के लिए एक संरचित दिनचर्या बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारी दिनचर्या तय होती है तो हमारे पास जुनूनी विचारों में खोने का समय कम होता है। ये हमें नियंत्रण की भावना भी देता है, जो ओसीडी में अक्सर खो जाती है। एक संरचित दिनचर्या बनाने के तरीके। नियमित समय पर उठें और सोएं, जैसा कि पहले बताया गया है, ये नींद की गुणवत्ता के लिए जरूरी है। व्यायाम को शामिल करें, हर दिन कम से कम 30 मिनट का शारीरिक व्यायाम करें, चाहे वह टहलना हो, साइकिल चलाना हो या कोई और खेल। हॉबी और रुचियों को समय दें, अपनी पसंद का कोई काम करें, जैसे पढ़ना, पेंटिंग करना, संगीत सुनना या बागवानी। ये गतिविधियां आपको अपनी मजबूरियों से दूर रहने में मदद करती हैं और आपके मन को सकारात्मक रूप से व्यस्त रखती हैं। सामाजिक मेलजोल बढ़ाएं, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से अकेलेपन की भावना कम होती है और आपको भावनात्मक समर्थन मिलता है। नो कहना सीखें, अपनी सीमाओं को पहचानें। अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो आपको असहज महसूस कराती है, तो विनम्रता पूर्वक मना करना सीखें। प्रौद्योगिकी से दूरी, हर दिन कुछ समय के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से दूर रहें। यह आपके मन को शांत रखेगा और जुनूनी विचारों से लड़ने में मदद करेगा। ओसीडी से उबरने का सफर आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। थेरेपी और दवाओं के साथ साथ खुद की देखभाल और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाना आपके उपचार की प्रक्रिया को बहुत तेज और प्रभावी बना सकता है। जब आप अपने शरीर और मन का ख्याल रखते हैं, तो आप ओसीडी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए खुद को और भी मजबूत पाते हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और ये छोटे छोटे कदम आपको एक बेहतर और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाएंगे।
अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आपका परिवार और दोस्त इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकते हैं। अध्याय 9, परिवार और दोस्तों की भूमिका। जब परिवार का कोई सदस्य या कोई दोस्त ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD से जूझ रहा होता है, तो ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इस स्थिति में परिवार और दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। उनका सही समर्थन व्यक्ति के इलाज में बहुत मदद कर सकता है, जबकि गलत तरीके से किया गया व्यवहार स्थिति को और भी खराब कर सकता है। OCD से पीड़ित व्यक्ति का समर्थन कैसे करें? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि OCD कोई मजेदार बात नहीं है और न ही ये व्यक्ति की मर्जी से होता है। यह एक गंभीर मानसिक विकार है। ज्ञान प्राप्त करें। OCD के बारे में सही जानकारी रखना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जाने की जुनूनी सोच क्या होती है, मजबूरियां क्या होती हैं और ये क्यों होती हैं। जब आप इस विकार को बेहतर समझेंगे तो आप उस व्यक्ति के व्यवहार को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इंटरनेट पर कई भरोसेमंद स्रोत उपलब्ध हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट, जो आपको इस बारे में सटीक जानकारी दे सकती है। सुने और समझें। कभी कभी पीड़ित व्यक्ति को सिर्फ कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसकी बात सुने। बिना किसी फैसले के उसकी भावनाओं को सुने। उसे बताएं कि आप उसके साथ हैं और उसकी भावनाओं को समझते हैं। यह मत कहें कि अरे ये तो सिर्फ तुम्हारी सोच है। उसकी भावनाओं को स्वीकार करें और कहें, मैं समझ सकता हूँ कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। धैर्य रखें। OCD का इलाज रातों रात नहीं होता। इसमें लंबा समय लग सकता है। इस दौरान व्यक्ति में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कभी कभी वे बेहतर महसूस करेंगे तो कभी उनकी हालत खराब हो सकती है। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। उनकी प्रगति को छोटे छोटे कदमों में देखें और उनकी हर छोटी कामयाबी की सराहना करें। प्यार और बिना शर्त समर्थन दें। व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि आपका प्यार और समर्थन उसकी बीमारी पर निर्भर नहीं करता। उसे दिखाएं कि आप उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, उसकी बीमारी के साथ भी। यह उसे सुरक्षित महसूस कराएगा और उसे ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। क्या करें और क्या ना करें? सही और गलत तरीके से समर्थन करना इलाज की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। क्या करें? इलाज को बढ़ावा दें। व्यक्ति को किसी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करें। थेरेपी और दवाओं की सलाह मानने में उसका समर्थन करें। आप उसके साथ डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। रोजमर्रा की जिंदगी में उसका साथ दें। उसे उन कामों में शामिल करें जिन्हें वो अपनी बीमारी के कारण छोड़ चुका है, जैसे कि बाहर घूमना या सामाजिक आयोजनों में जाना। उसे सामान्य जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करें। सकारात्मक रहें। अपनी बातों और व्यवहार से सकारात्मकता बनाए रखें। उसकी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपनी सीमाओं को समझें। आप एक परिवार के सदस्य या दोस्त हैं, थेरेपिस्ट नहीं। व्यक्ति की मदद करने की पूरी कोशिश करें, लेकिन ये भी समझें कि आप उसे अकेले ठीक नहीं कर सकते। इसलिए अपनी भूमिका को समझें और पेशेवर मदद पर भरोसा करें। क्या न करें? मजबूरियों में शामिल न हो। ये सबसे बड़ी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार हाथ धो रहा है और आपसे कह रहा है कि क्या मेरे हाथ साफ हैं, तो उसे बार बार ये आश्वासन देना बंद करें। ऐसा करने से उसकी मजबूरियां और भी मजबूत होती हैं। जुनूनी विचारों पर बहस न करें। यदि कोई व्यक्ति किसी जुनूनी सोच के बारे में बात करता है, तो उसके साथ उस पर बहस न करें कि यह कितना बेतुका है। इससे वह सिर्फ और ज्यादा परेशान होगा। उस पर गुस्सा न करें। जब कोई व्यक्ति अपनी मजबूरियों में फंस जाता है, तो परिवार के सदस्यों में गुस्सा और निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन उस पर गुस्सा करने या चिल्लाने से उसकी हालत और खराब होगी। याद रखें, यह उसकी मर्जी से नहीं हो रहा है। उसकी बीमारी को मजाक में न लें। कभी कभी लोग अनजाने में OCD के लक्षणों का मजाक उड़ाते हैं। इससे व्यक्ति को शर्म और अपमान महसूस हो सकता है।
उसकी बीमारी को गंभीरता से लें। उसे बदलने की कोशिश न करें, आप उसे जबरदस्ती बदल नहीं सकते। उसकी मदद करें, लेकिन उसे बदलने की कोशिश न करें। ये सिर्फ पेशेवर थेरेपिस्ट ही कर सकता है। सह निर्भरता को डिपेंडेंसी से कैसे बचें? सह निर्भरता एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जरूरतों और समस्याओं को अपनी जरूरतों से ज्यादा अहमियत देता है। ओसीडी के मामले में यह अक्सर देखने को मिलता है। परिवार के सदस्य अक्सर पीड़ित व्यक्ति की मजबूरियों में शामिल होने लगते हैं, ये सोचकर कि वे उसकी मदद कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार घर के दरवाजे की कुंडी जांच रहा है और परिवार का सदस्य भी उसकी संतुष्टि के लिए कुंडी जांचने लगता है, तो ये सह निर्भरता का एक उदाहरण है। सह निर्भरता से बचने के तरीके: अपनी सीमाएं निर्धारित करें। स्पष्ट रूप से सीमाएं तय करें कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। पीड़ित व्यक्ति को बताएं कि आप उसकी मजबूरियों में हिस्सा नहीं लेंगे। अपनी जरूरतों का ध्यान रखें। अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। तनाव को कम करने के लिए खुद के लिए समय निकालें। समर्थन समूह में शामिल हों। परिवार के लिए बने समर्थन समूहों में शामिल हों। वहां आप दूसरे लोगों से मिल सकते हैं जो इसी तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं। इससे आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। पेशेवर मदद लें। यदि आप महसूस करते हैं कि आप सह निर्भरता के जाल में फंस रहे हैं, तो खुद किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लें। आत्म जागरूकता बढ़ाएं। ये पहचानें कि आप कब मजबूरियों में शामिल हो रहे हैं। जब भी आप ऐसा करने लगे, तो रुकें और अपने आप से पूछें कि क्या ये वास्तव में मदद कर रहा है या स्थिति को और बिगाड़ रहा है। अंत में, परिवार और दोस्तों की भूमिका उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बनना है। आपका प्यार, धैर्य और सही समर्थन ओसीडी से लड़ रहे व्यक्ति के लिए एक मजबूत ढाल बन सकता है। याद रखें, आप एक टीम हैं और साथ मिलकर आप इस बीमारी का सामना कर सकते हैं। अध्याय 10: आशा और आगे का रास्ता। ये सफर मुश्किल था, ये हम सब जानते हैं। ओसीडी ने आपके जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से पर अपनी छाप छोड़ी है। इसने आपकी नींद उड़ाई, आपके रिश्तों में तनाव पैदा किया और आपको उन कामों से रोका जो आपको पसंद थे। लेकिन अब आप इस किताब के आखिरी पड़ाव पर हैं। इसका मतलब है कि आप हार नहीं माने हैं। आप में जानने की और समझने की भूख है, और यही आशा की सबसे बड़ी किरण है। इस अध्याय में हम उन लोगों की कहानियों को समझेंगे जिन्होंने ओसीडी को हराया है। हम ये भी जानेंगे कि ओसीडी के साथ भी एक सामान्य और सुखद जीवन कैसे जिया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक सकारात्मक संदेश के साथ इस सफर को खत्म करेंगे। आप अकेले नहीं हैं और मदद हमेशा उपलब्ध है। ठीक हुए लोगों की कहानियाँ। ओसीडी से जूझने वाले हर व्यक्ति को लगता है कि वह अकेला है। उन्हें लगता है कि उनकी सोच और उनके डर को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब वे दूसरों की सफल कहानियां सुनते हैं, तो उन्हें उम्मीद मिलती है। उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं और ये लड़ाई जीती जा सकती है। कथा 1: राघव की कहानी। राघव को बचपन से ही साफ सफाई का ओसीडी था। वह बार बार हाथ धोते थे और घर के हर कोने को दिन में कई बार साफ करते थे। उनका समय सिर्फ इन्हीं कामों में चला जाता था। वह स्कूल में दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा पाते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वह गंदे हो जाएंगे। कॉलेज में भी यही हाल रहा। उनकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा और वे सामाजिक जीवन से कटते चले गए। एक दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें मनोवैज्ञानिक के पास जाने की सलाह दी। राघव ने शुरू में मना किया, लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि वह अपनी जिंदगी खो रहे हैं, तो वह तैयार हो गए। मनोवैज्ञानिक ने उन्हें ERP नाम की थेरेपी के बारे में बताया। ये थेरेपी राघव के लिए बहुत मुश्किल थी। उन्हें जानबूझकर उन चीजों को छूना पड़ता था जिनसे उन्हें डर लगता था। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले वह अपने घर के दरवाजे का हैंडल छूते थे और हाथ नहीं धोते थे। फिर उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर भी यह अभ्यास शुरू किया। आज राघव एक सफल इंजीनियर हैं। वह अब भी कभी कभी बेचैनी महसूस करते हैं, लेकिन अब वह जानते हैं कि उससे कैसे निपटना है।
कथा 2, नेहा की कहानी। नेहा को जांच करने का ओसीडी था। वो घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार देखती थी कि दरवाजा बंद है या नहीं, गैस का चूल्हा बंद है या नहीं और लाइटें बंद है या नहीं। उनकी इस आदत की वजह से उन्हें अक्सर दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती थी। उनके पति भी इस बात से परेशान हो गए थे। नेहा ने एक सपोर्ट ग्रुप से मदद ली। वहां उन्होंने अपनी जैसी और भी महिलाओं को देखा। उन्होंने जाना कि वो अकेली नहीं है। थेरेपी के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे जांच करने की अपनी आदत को कम करना शुरू किया। उन्होंने अपने पति को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया। अब जब भी उन्हें जांच करने की बेचैनी होती है तो उनके पति उन्हें रोकते हैं और उन्हें समझाते हैं कि सब ठीक है। आज नेहा ने अपने ओसीडी पर काफी हद तक काबू पा लिया है और वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रही हैं। कथा 3, विशाल की कहानी। विशाल को बुरे विचारों का ओसीडी था। उनके मन में अक्सर अनैतिक विचार आते थे और उन्हें लगता था कि वह एक बुरे इंसान हैं। वो अपने विचारों से इतना डरते थे कि वो किसी से बात नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने किसी से बात की तो उनके विचार सच हो जाएंगे। थेरेपी के दौरान विशाल ने सीखा कि विचार सिर्फ विचार होते हैं। उनका मतलब यह नहीं है कि आप सच में वैसे ही हैं। उन्होंने अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना बंद कर दिया और उन्हें बस आने जाने दिया। उन्होंने ये भी सीखा कि जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उन्हें उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसे बस एक बादल की तरह गुजर जाने देना है। आज विशाल अपने विचारों से नहीं डरते हैं। वो एक अच्छे पिता और पति हैं और उन्हें अपने विचारों के बजाय अपने अच्छे कामों पर विश्वास है। ओसीडी के साथ एक अच्छा और सामान्य जीवन कैसे जिएं? ओसीडी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो रातों रात ठीक हो जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे आपको जीवन भर संभालना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी खुश नहीं रह सकते। ओसीडी के साथ भी आप एक सामान्य और सुखद जीवन जी सकते हैं। इसके लिए कुछ बातें जरूरी हैं। 1. अपनी थेरेपी जारी रखें। ओसीडी का इलाज एक सतत प्रक्रिया है। भले ही आपको लगता है कि आप बेहतर हो गए हैं, फिर भी अपनी थेरेपी जारी रखें। थेरेपी आपको नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करती है और आपको सही रास्ते पर रखती है। 2. अपनी दवाएं नियमित रूप से लें। अगर आपके चिकित्सक ने आपको दवाएं दी हैं, तो उन्हें नियमित रूप से लें। दवाएं आपके मस्तिष्क की रसायन को संतुलित करने में मदद करती हैं, जिससे जुनूनी विचारों और मजबूरियों को कम करने में मदद मिलती है। 3. अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। कभी कभी आपको बेचैनी और डर महसूस होगा। ये सामान्य है। इन भावनाओं से लड़ें नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। उन्हें बस एक बादल की तरह गुजर जाने दें। 4. अपनी दिनचर्या बनाए रखें। नियमित दिनचर्या आपको स्थिर और व्यवस्थित महसूस करने में मदद करती है। इसमें पर्याप्त नींद लेना, पौष्टिक भोजन करना और नियमित व्यायाम शामिल है। 5. अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बात करें। उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में बताएं। उनका समर्थन आपकी इस यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। 6. अपनी हॉबीज को न छोड़ें। उन कामों को करना जारी रखें जो आपको खुशी देते हैं, चाहे वह पढ़ना हो, पेंटिंग करना हो या बागवानी करना हो। यह आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। 7. अपनी सफलता का जश्न मनाएं। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। अगर आपने एक दिन बिना जांच किए बिताया तो यह एक बड़ी उपलब्धि है। खुद को शाबाशी दें। एक सकारात्मक संदेश, आप अकेले नहीं हैं और मदद उपलब्ध है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ओसीडी एक वास्तविक चिकित्सा स्थिति है और आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग इससे पीड़ित हैं। मदद उपलब्ध है और उपचार के तरीके भी मौजूद हैं। अगर आप अभी भी इस लड़ाई में अकेले महसूस कर रहे हैं, तो जान ले कि वहाँ लोग हैं जो आपकी बात सुन सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात कर सकते हैं, किसी सपोर्ट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं या अपने परिवार और दोस्तों से बात कर सकते हैं। ओसीडी के साथ जीना एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है,
लेकिन ये असंभव नहीं है। आप में वह ताकत और साहस है जो इस बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी है। अपनी यात्रा पर विश्वास रखें, अपने चिकित्सक पर विश्वास रखें और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास रखें। ये किताब यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी यात्रा अभी भी जारी है। आगे बढ़ते रहें, लड़ते रहें और कभी भी उम्मीद न छोड़ें। आप एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य के हकदार हैं। उपसंहार, एक नई सुबह की ओर। हमने इस यात्रा में ओसीडी को करीब से समझा। हमने जाना कि यह सिर्फ साफ सफाई या बार बार जांच करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जटिल मानसिक स्थिति है जो विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। हमने जुनूनी सोच के अंधेरे कोनों और मजबूरियों की जंजीरों को देखा, लेकिन साथ ही हमने आशा की उस किरण को भी पहचाना जो इस अंधेरे को दूर कर सकती है। ये किताब ओसीडी को समझने का एक प्रयास थी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होता है, जब आप इन सीखों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। ओसीडी कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे आप एक ही बार में हरा दें। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसमें आपको लगातार कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन याद रखिए, हर छोटी कोशिश मायने रखती है। हर बार जब आप अपनी मजबूरी को करने से रोकते हैं, हर बार जब आप अपने जुनूनी विचार को बिना डरे गुजर जाने देते हैं, तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। ये लड़ाई मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस सफर पर आपके साथ हैं, और उन सब ने मिलकर यह साबित किया है कि ओसीडी को हराया जा सकता है। इस पूरी किताब में हमने जिन तरीकों और रणनीतियों की बात की, उनका सार एक ही है: अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करना। ओसीडी ने आपके दिमाग में एक गलत रास्ता बना लिया है। यह आपको विश्वास दिलाता है कि अगर आप अपनी मजबूरियों को नहीं करेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। थेरेपी, खास तौर पर ईआरपी, आपको इस भ्रम को तोड़ने में मदद करती है। यह आपको सिखाती है कि आप बेचैनी और डर को महसूस कर सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। यह आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपके विचार आप नहीं हैं। आपके विचार सिर्फ मस्तिष्क में चलने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन आपके काम, आपके रिश्ते और आपका जीवन ही आपकी असल पहचान है। इस यात्रा में आपको धैर्य रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप निराश हो जाएं। कभी कभी आपको लगेगा कि आप वापस उसी जगह पर आ गए हैं जहां से आपने शुरू किया था। लेकिन यह निराशा स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न मानें। जब भी आप ऐसा महसूस करें, तो इन बातों को याद करें। 1. आप अकेले नहीं हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ओसीडी से जूझने वाले कई लोग अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। आप उन कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं। 2. यह आपकी गलती नहीं है। ओसीडी एक बीमारी है, यह आपके चरित्र की कमी नहीं है। खुद को दोष देना बंद करें। 3. मदद हमेशा उपलब्ध है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। उनसे संपर्क करें, उनसे खुलकर बात करें। 4. हर छोटी जीत का जश्न मनाएं, अपने हर छोटे कदम को सराहें। हर वह दिन जब आप अपनी मजबूरी को करने से बचते हैं, वह एक बड़ी जीत है। ये किताब सिर्फ जानकारी का स्रोत नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह थी जो आपके साथ इस सफर पर चला। अब जब ये किताब खत्म हो रही है, तो याद रखें कि आप अपनी जिंदगी के लेखक हैं। ओसीडी ने आपके जीवन में एक अध्याय लिखा हो सकता है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। आपके पास अभी भी कई खाली पन्ने हैं जिन पर आप अपनी पसंद की कहानी लिख सकते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें खुशी हो, शांति हो और सबसे महत्वपूर्ण, उम्मीद हो। इसलिए अब समय है कि आप इस किताब को बंद करें और अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करें। एक अध्याय जिसमें आप अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करते हैं, बिना किसी डर के। एक अध्याय जिसमें आप अपने सपनों को जीते हैं, बिना किसी जुनूनी विचार के। एक अध्याय जिसमें आप अपने जीवन की हर खुशी का स्वागत करते हैं। आप एक योद्धा हैं, और ये लड़ाई जीतने के लिए आपके पास सब कुछ है। शुभकामनाएं।